हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप अपने जीवन में हमेशा उन्नति करते रहें और सफलता आपके कदम चूमे। इसी शुभकामना के साथ आज का पाठ मैं शुरू करूँगी। तो आज का पाठ है टोपी शुक्ला, जो क्लास 10 में दिया हुआ पाठ है। तो चलिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। इरफान के बारे में कुछ जान लेना इसलिए ज़रूरी है कि इरफान टोपी का पहला दोस्त था। इस इरफान इस इफ़न सॉरी इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा। इफ़न ने इसका बुरा माना, परंतु वह इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा। हिंदवी के दो नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे-कैसे घपले हो रहे हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इफ़न जो है वह टोपी शुक्ला का पहला दोस्त है और टोपी उसे इफ़न नाम से बुलाता है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे उर्दू और हिंदी जो है हिंदवी के ही दो नाम हैं, परंतु क्या होता है, अगर नाम बदल जाने से कैसे-कैसे जो है घपले हो जाते हैं, है ना? अर्थ का अनर्थ जैसा हो जाता है। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं और मोहम्मद हो तो पैगंबर। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भी भूल गए हैं कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। इसलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी न केवल या कि अधूरे हैं बल्कि बेईमानी है। इसलिए इफ़न के घर चलना ज़रूरी है। यह देखना ज़रूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही है और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी जो है अधूरे नहीं बल्कि बेईमानी है। और कहा जा रहा है कि मुहम्मद हो, मोहम्मद अगर नाम हो तो पैगंबर कहते हैं और कृष्ण हो तो अवतार कहते हैं। इस तरह अलग-अलग हम बुलाते हैं। तो सिर्फ नाम के ही चक्कर में पड़कर लोग क्या हैं, ये भी भूल जाते हैं कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। तब बताया जा रहा है कि टोपी जो है इफ़न के घर जाना चाहता है। तो आइए आगे हम देखते हैं। इफ़न की कहानी इफ़न की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, इसलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊँगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊँगा जितनी टोपी की कहानी के लिए ज़रूरी है। तो जैसे कि हम टोपी की कहानी सुन रहे हैं ना, तो इफ़न के बारे में लेखक उतने ही बताएँगे जितना ज़रूरी है। मैंने इसे ज़रूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूँ, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह-जगह दिखाई देगा। ना टोपी इफ़न की परछाई है, ना इफ़न टोपी की। ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति हैं। तो लेखक कहते हैं कि इफ़न के बारे में बताना ज़रूरी है, क्योंकि टोपी और इफ़न परछाई की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन दोनों आज़ाद व्यक्ति हैं। इफ़न जो है इस कहानी में जगह-जगह आएँगे, इसीलिए लेखक ने इफ़न के बारे में बताना मुनासिब समझा। इन दोनों व्यक्तियों की डेवलपमेंट एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग-अलग सोचा। फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। तो क्या कहा जा रहा है कि दोनों दो अलग परिवेश में पले बढ़े। दोनों को घरेलू जो परंपराएं थी दोनों की अलग-अलग थी। दोनों के जीवन के बारे में अलग-अलग सोच थी, क्योंकि दोनों ही अलग-अलग परिवेश में जन्मे, दोनों अलग-अलग परिवेश में बड़े हुए हैं। अतः ये स्वाभाविक है कि दोनों की जो सोच है वह अलग-अलग होगी। फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक क्या है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है? मैं हिंदू मुस्लिम भाई-भाई की बात नहीं कर रहा। वह बेवकूफ़ी क्यों करूँ? क्या मैं रोज़ अपने बड़े या छोटे भाई से कहता हूँ कि हम दोनों भाई-भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम अगर भाई-भाई हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं। यदि नहीं है तो कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा?
मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। मैं तो एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। तो यह कथाकार क्या कहता है कि वो कथाकार है, वह कहानी सुना रहा है, टोपी और इरफान की बात कर रहा है। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं, एक का नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला और दूसरे का नाम है सैयद जरगाम मुर्तुजा। तो देखिए, टोपी जो शुक्ला है उसका पूरा नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला और इरफान का नाम है सैयद जरगाम मुर्तुज। एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इरफान, ठीक है। लेकिन उनका पूरा नाम मैंने आपको बता दिया। इरफान के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। इरफान के दादा और परदादा जो थे वो मौलवी थे, प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे की लाश करबला ले जाई गई। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली। इस खानदान में जो पहले हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वो बढ़कर इरफान का बाप हुआ, ठीक है। तो ये इरफान के जो दादा परदादा उनके बारे में बताया जा रहा है। जब इरफान के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए, वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इरफान के पिता, जिनका नाम था सैयद मुर्तुजा हुसैन, जब उनका देहांत हुआ, जब वे मरे, तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की अपने दादा या परदादा की तरह कि उनकी लाश को करबला ले जाया जाए, वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में ही दफन किए गए। इरफान की परदादी भी बड़ी नमाजी बीबी थी। करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन और जाने कहाँ की यात्रा कराई थी। तो देखिए, अब यहाँ पे इरफान की परदादी के बारे में बताया जा रहा है। जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और माश का सदका भी ज़रूर उतरवाती। तो देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनकी दादी जो है क्या-क्या करती थी, जो अगर कोई घर से बाहर जाता था। इरफान की दादी भी रोज़े की पाबंद थी, परंतु सब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे मोरे बच्चे को माफ़ कर दियो। तो इरफान की दादी जो है नमाज रोज की पाबंद थी, मैंने नमाज रोज पढ़ती थी। आज जब उसको इकलौते बेटे को झिझक हुई तो वह क्या हुई, एक टांग पर खड़ी रही, कहाँ पर, चारपाई के पास, और बोली, माता मेरे बच्चों को माफ़ कर दियो, कि माता मेरे बच्चे को क्या कर देना, माफ़ कर देना। पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 बरस की थी तब ब्याह कर लखनऊ आई थी, परंतु जब तक जिंदगी रही पूर्वी बोलती रही। तो बताया जा रहा है कि इरफान की जो परदादी थी वो पूर्वी बोलती थी, क्योंकि वह जब 9-10 बरस की थी तब वह पूरब से लखनऊ आई थी। लखनऊ की उर्दू ससुराल थी। वह तो मायके का भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता। तो उसकी जो परदादी थी इरफान की, वो पूर्वी ही बोलती थी, ठीक है, ससुराल आने के बाद भी। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल क्या हुआ, भड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता है। बेचारी दिल महसूस कर रह गई। हाँ, इरफान की छठी पर उन्होंने जी भरकर जश्न मना लिया, ठीक है। तो इरफान की छठी पर उन्होंने जी भरकर क्या किया, जश्न मना लिया। बात यह थी कि इरफान अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फ़र्क को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इरफान की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। तो जब इरफान के दादा के मरने के बाद कौन पैदा हुआ, इरफान, ठीक है। इरफान की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी। इरफान की दादी के बारे में बताया जा रहा है कि इरफान की जो दादी थी वो मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी। तो क्या हुआ, जमींदार की बेटी थी, दूध घी खाती हुई आती थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई थी जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में आसामियों के यहाँ से आया करता था।
तो जब वो लखनऊ आई तो घी के लिए भी तरस गई थी, दही के लिए तरस गई थी, ठीक है। बस मायके जाती तो लपड़ सपड़ जी भर के खा लेती। जब वो मायके जाती तो मन भर के क्या करती, खा लेती। लखनऊ में तो वो चीज़ मिलता नहीं था। लखनऊ आती ही उन्हें फिर मौलविन बन जाना पड़ता था। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। तो अपने पति से ये शिकायत करती थी, ठीक है, एक शिकायत करती थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। किसकी आत्मा? इफ़न की दादी की। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगा या नज़फ, तो बिगड़ गई। बोली, ए बेटा, जौन तू से हमारी लाश ना संभाली जाए तो हमारे घर भेज दियो। क्या 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 कहा जा रहा है यहाँ पे? पूर्वी भाषा में बताया जा रहा है कि उसकी दादी कहती है अपने बेटे से कि अगर तुम्हें मेरी लाश संभाली नहीं जाती तो मेरे घर भेज दो। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती है, ठीक है। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है। जब मनुष्य जब मनुष्य मृत्यु के करीब होता है। इफ़न की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। तो इफ़न की दादी को मरते वक्त अपने घर का नाम याद आया। घर का क्या नाम था? कच्ची हवेली। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीज पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। तो देखिए, जब वह मृत्यु शैया पर थी तो उसे क्या क्या याद आ रही है? अपने घर का नाम, उसने जो आम का पेड़ लगाया था, वो सब चीज़ें उन्हें याद आ रही है, स्मरण हो रहा है। ऐसी ही छोटी-छोटी और मीठी-मीठी बेशुमार चीज़ें याद आई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनकी दादी को याद आ रही थी। वह इन चीज़ों को छोड़कर भला करबला या नजफ़ कैसे जा सकती थी? तो इन चीज़ों को छोड़कर वो करबला या नजफ़ कैसे जा सकती थी? और बनारस के फातमैन में दफन की गई। और बनारस में क्या हुई? फातमैन में दफन की गई क्योंकि मुर्तज़ा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। इफ़न स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीवी का देहांत हो गया है। इफ़न की दादी बीबी कही जाती थी, ठीक है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट हम और भी विस्तार से इस पाठ पर चर्चा करेंगे।